छात्रों ने कहा कि वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से अपनी डिग्री नहीं लेंगे। बड़ा सवाल है कि आखिर ये तय कौन करेगा। ये वही मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने कॉकरोच वाली बात कही थी। अब क्या इस बात पर छात्रों को वकील न बनाने की धमकी दी जा सकती है? क्या छात्रों को वकालत का लाइसेंस देने वालों के पास खुद की अदालत चलाने का लाइसेंस भी है? देश के 2 करोड़ वकीलों की अगुवाई करने वाली संस्था ये कैसे तय कर सकती है कि छात्र किसका विरोध कर सकता है और किसका नहीं? क्या मामला छात्रों से ज्यादा उस लालच का है जो वकीलों की संस्था बार काउंसिल ऑफ इंडिया को दरबार काउंसिल ऑफ इंडिया में बदलने पर आमादा है? क्या अब इस देश में वही छात्र कोई नौकरी हासिल कर पाएगा जिसकी विचारधारा एक खास किस्म की हो? नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन जरूर दबाएं और उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। धन्यवाद। आज बात भारत की एक प्रतिष्ठित लॉ यूनिवर्सिटी से पढ़कर निकले युवाओं की और उस कोशिश की जो एक संस्था को दरबार में बदलना चाहती है। एक ऐसा दरबार जिसमें मसनद पर सिर्फ वही लोग बैठेंगे जो राजा के चरणों में झुके रहेंगे, जो राजा को भगवान मानते रहेंगे, जो राजा को सर्वशक्तिशाली और महामानव मानते रहेंगे। पिछले 12 सालों से एक ही व्यक्ति बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी BCI का सर्वे सर्वा है। एक ऐसा व्यक्ति जो बीजेपी का राज्यसभा सांसद भी है। लेकिन पहले जानिए कि इस मामले की शुरुआत कहां से होती है। देश की सबसे प्रतिष्ठित लॉ स्कूल में एक है हैदराबाद की नालसर यूनिवर्सिटी। यहां परंपरा रही है कि इसके कॉन्वोकेशन में भारत के प्रधान न्यायाधीश मुख्य अतिथि होते हैं। बात शुरू होती है 22 जुलाई से। जंतर मंतर पर छात्रों के खिलाफ पुलिस की जाति का मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। एक वकील ने गुहार लगाई, कहा वीडियो मौजूद है। CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ की तरफ से मौखिक टिप्पणी आई कि अदालत का समय बर्बाद न किया जाए, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। नालसार यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों को यह बात चुभ गई। उन्होंने कहा कि पुलिस जाति जैसे गंभीर आरोप पर देश की सबसे बड़ी अदालत का ऐसा रुख उस संवैधानिक संवेदनशीलता से मेल नहीं खाता जो उन्हें लॉ स्कूल में पढ़ाई जाती है। अगले दिन यानी 23 जुलाई को पढ़ाई खत्म कर चुके LLB बैच के 70 छात्रों ने यूनिवर्सिटी को पहला पत्र भेजा। 23 जुलाई तक 2027 और 2031 तक के अलग अलग बैचेस के करीब 380 छात्रों ने समर्थन में अलग अलग पत्र दिए। यानी कुल मिलाकर 450 छात्रों ने CJI की टिप्पणी पर अपना विरोध जताया और कुल मिलाकर संदेश दिया कि वो दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथों डिग्री नहीं लेंगे। ध्यान रहे, छात्रों ने जाकर कोई सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं किया, CJI को धमकी नहीं दी, दीक्षांत समारोह में हिंसा की घोषणा नहीं की। उन्होंने सिर्फ अपने वाइस चांसलर को एक पत्र लिखा। अब क्या लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला छात्र पत्र भी नहीं लिख सकता, शांतिपूर्ण विरोध भी नहीं कर सकता? तो फिर 5 साल तक कानून और संविधान पढ़ने का फायदा क्या हुआ? इन युवा छात्रों को जो ठीक लगा वही वो कर रहे थे। कुलपति की मेज पर छात्रों के पत्र थे, लेकिन बीच में कूद पड़ा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और उसके अध्यक्ष जो बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं मनन मिश्रा। उनकी तरफ से एक लेटर जारी किया गया जिसमें सभी स्टेट बार काउंसिल्स को ये निर्देश दिया गया कि नालसर से 2026 में कानून की डिग्री लेने वाले किसी भी छात्र का वकील के रूप में पंजीकरण अगले आदेश तक नहीं होना चाहिए। साथ में नालसर से भी रिपोर्ट मांगी गई और पूछा गया कि ये अभियान किसने शुरू किया, किसने पत्र तैयार किया, किसने लोगों को जोड़ा, कौन सोशल मीडिया समूह चला रहा है, कौन शिक्षक है, कौन शोधार्थी, कौन पूर्व छात्र, कौन बाहर का व्यक्ति, सबकी पहचान की जाए। यानी एक संस्था जिसका काम वकीलों के हितों की रक्षा करना है,
उनका पंजीकरण करना है, वो इस मामले में जांच एजेंसी, पुलिस और अदालत भी बन गई। जबकि एडवोकेट्स एक्ट की धारा 24A रजिस्ट्रेशन से अयोग्य होने की कुछ परिस्थितियों को सामने रखती है, जिनमें वित्तीय धोखाधड़ी, जालसाजी, टैक्स चोरी जैसे अपराधों में दोषी वकील का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा छुआछूत जैसे अपराधों में सजा पाए गए व्यक्ति का भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता या वो इसके लिए डिस्क्वालीफाई हो सकता है। लेकिन इस धारा में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निमंत्रण पर सवाल उठाया तो छात्र वकील नहीं बन सकते। यानी मनन मिश्र के मन में आया तो उन्होंने आदेश जारी कर दिया, लेकिन फिर वो हुआ जिसकी कल्पना उन्होंने की नहीं होगी। उन्हें खुद ये एहसास नहीं रहा होगा कि उनका आदेश 40 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। जैसे ही आदेश की बात सार्वजनिक हुई, सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ने आदेश को चुनौती दे दी। सीजेपी ने कहा, आदेश वापस नहीं हुआ तो वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ताओं, रिटायर्ड जजों और दूसरे लोगों के साथ बीसीआई के दफ्तर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। अलग अलग शहरों में बार काउंसिल के बाहर प्रदर्शन होंगे और बीसीआई के अध्यक्ष के घर के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। और इसी बीच अभिजीत दिपके ने अपने अंदाज में पूछा, अगर सारे लीगल कॉकरोचेस एक साथ आ गए तो? और 1 घंटे से भी कम समय में बीसीआई ने पहला यू टर्न ले लिया। कहा, ठीक है, 2026 बैच के सभी बच्चे स्टेट बार काउंसिल में अपना पंजीकरण करा सकते हैं, लेकिन जांच जारी रहेगी। इसके बाद सीजेपी ने कहा, नहीं, आधा आदेश वापस लेना काफी नहीं है। जब छात्रों ने कोई अपराध ही नहीं किया तो कैसी जांच? और फिर रात 12:37 पर मनन मिश्र और बीसीसीआई को दूसरा यू टर्न लेना पड़ा। मनन मिश्र ने घोषणा कर दी कि जांच की भी जरूरत नहीं है, पूरी प्रोसीडिंग्स बंद, और कहा कि नालसर को अब कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं। सीजेपी और युवाओं की ताकत से पैदा हुई गति का असर देखिए। शाम तक मनन मिश्र कह रहे थे कि पूरे बैच को ही वकील मत बनने दो, जांच करो। सीजेपी की एंट्री होते ही कहा, नहीं नहीं, वकील बन सकते हैं लेकिन जांच होगी। आधी रात को कहा, जांच भी नहीं करेंगे। मामला खत्म। और सुबह उठकर मनन मिश्र ने बयान दिया कि वो सौरभ दास और अभिजीत दिपके से मुलाकात के लिए तैयार हैं। वो भी सीजेपी की तरह छात्रों का हित चाहते हैं। अदालत बैठी तो सुप्रीम कोर्ट ने नालसर से जुड़े विवाद को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, यह छात्रों और मेरे बीच की बातचीत है, बीसीआई इसमें दखल देने वाला कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल के उस सर्कुलर पर भी नाराजगी जताई जिसमें नालसर के 2026 बैच के लॉ ग्रेजुएट्स का वकील के तौर पर एनरोलमेंट रोकने को कहा गया। सीजेआई ने कहा, यह बिल्कुल बेवजह था, इसे मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं थी। भले ही छात्रों का फैसला गलत हो या उन्हें किसी ने गलत सलाह दी हो, फिर भी उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने और विरोध करने का अधिकार है। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक अलग सवाल पूछा, क्या ऐसा फैसला लेने के लिए बीसीआई की बैठक हुई? क्या काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया? सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और नालसर के छात्रों और फैकल्टी के खिलाफ इस मामले में दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। और फिर सीजीआई ने वो किया जिसकी उम्मीद छात्रों को भी नहीं रही होगी। उन्होंने नालसर के छात्रों से कहा, जल्दी अपना लाइसेंस लीजिए, सुप्रीम कोर्ट बार में आइए, हम लीगल एड के मामलों में आपको काम देंगे। यानी मुख्य न्यायाधीश के नाम पर बीसीआई ने छात्रों की वकालत का दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन सीजीआई ने उससे भी बड़ा दरवाजा खोल दिया। अब यहां कहानी खत्म हो सकती थी, लेकिन असली सवाल यहीं से शुरू होता है। आखिर
मनन कुमार मिश्र को इतना अति उत्साह आया कहाँ से? ये सिर्फ एक गलत आदेश है या किसी पुराने पैटर्न का नया पन्ना? तो इसके लिए मिश्रा जी की कुंडली खंगालनी होगी। मनन कुमार मिश्र पहली बार 17 अप्रैल 2012 को BCI अध्यक्ष बने। फिर नवंबर 2014 से लेकर लगातार वो अध्यक्ष की कुर्सी पर जमे हुए हैं। 2025 में 7वीं बार अध्यक्ष चुने गए और पिछले साल जारी BCI नोटिफिकेशन के मुताबिक उनका मौजूदा कार्यकाल 17 अप्रैल 2025 से 16 अप्रैल 2030 तक रखा गया है, जबकि BCI अध्यक्ष का कार्यकाल 2 साल ही होता है। बहुत सारे एक्सपर्ट ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल का कार्यकाल यहाँ 5 साल में कैसे बदल गया। आज ही सुप्रीम कोर्ट में BCI के ढांचे में सुधार के लिए एक याचिका भी दाखिल हुई है, जिसमें इसी लंबे कार्यकाल और BCI में सत्ता के केंद्रीकरण पर सवाल उठाए गए हैं। मार्च 2014 गांधीनगर गुजरात BCI के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए मनन मिश्रा कहते हैं, महात्मा गांधी इज रीबॉर्न इन नरेंद्र मोदी, यानी नरेंद्र मोदी के रूप में महात्मा गांधी का फिर जन्म हुआ है। 2014 के चुनाव में वो वाराणसी जाते हैं, मोदी का प्रचार करते हैं और खुद को देश के 17 लाख वकीलों का प्रतिनिधि बताते हैं। आज वही मनन मिश्रा बीजेपी के राज्यसभा के सांसद हैं। फिर 2016 में वो प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखते हैं और उसमें वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री की संस्था बताते हैं। सवाल उठते हैं, BCI प्रधानमंत्री की संस्था कैसे हो गई? BCI संसद के एडवोकेट्स एक्ट से बनी वैधानिक बॉडी है, देश के वकीलों की रेगुलेटर है। CAA विरोध के दौरान BCI के मंच से मनन मिश्र प्रदर्शनकारियों को इलिटरेट इग्नोरेंट मास बताते हैं, यानी अनपढ़ों की भीड़। उस समय करीब 1000 वकीलों ने उस बयान से खुद को अलग कर लिया। इसके जवाब में 2021 में BCI ऐसे रूल नोटिफाई करती है जिसमें बार काउंसिल के फैसलों की सार्वजनिक आलोचना को मिसकंडक्ट बनाकर निलंबन और डिस्क्वालिफिकेशन तक का प्रावधान है। हालांकि भारी विरोध के बाद उस फैसले को रोकना पड़ा और इसी 23 जुलाई 2026 को छात्र आंदोलन के बीच मनन मिश्र का बयान आया, असामाजिक और देश विरोधी ताकतें छात्रों के आंदोलन का इस्तेमाल कर रही हैं। BCI के प्रेस रिलीज में ये बातें कही गईं। बात निकली तो तरह तरह की बातें सामने आईं। BCI की 8 अप्रैल 2026 को गैजेट में प्रकाशित ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक BCI ने साल 2024-25 में कुल 14 करोड़ 22 लाख रुपए खर्च किए, जिसमें से ज़्यादातर रकम मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस के नाम पर खर्च हुई। कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास कहते हैं कि इसके अलावा 12 करोड़ रुपए ट्रैवल और एकोमोडेशन के नाम पर खर्च हुए। सौरभ पूछते हैं कि इन सब का नतीजा क्या रहा? वो 2012 से इस पद पर हैं और वो 2030 तक रहेंगे। वो बताएं कि उन्होंने BCI में युवा सदस्यों के लिए क्या किया। सौरभ दास ने एक वीडियो में ये भी कहा कि CJP मनन मिश्रा को ट्रैक कर रही है और जल्द ही उनसे पैसों का हिसाब मांगा जाएगा। ध्यान रहे 1975 में जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र बनाम MV दाभोलकर के फैसले में एक बात लिखी, बार निजी मंडली नहीं है, वो सार्वजनिक न्याय के लिए बनी सार्वजनिक संस्था है। नालसर के छात्र चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से असहमत हो सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी उनसे असहमत हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी छात्रों की मांग ठुकरा सकती है, यही लोकतंत्र है। लेकिन असहमति के जवाब में किसी नौजवान के प्रोफेशन को ही चौपट कर देना लोकतंत्र नहीं है। उम्मीद है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को ये बात समझ में आई होगी और उनकी अकड़ कुछ कम हुई होगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आपके ढेरों संदेश आते हैं, मैं उन संदेशों को पढ़ता हूं, उनके जवाब भी देता हूं, आपने देखा होगा। आपके संदेशों को
हम शामिल भी करते हैं अपने कार्यक्रम में। ये हैं अविनाश कुमार। दिव्यांग जी, आपकी पत्रकारिता की अभिव्यक्ति गागर में सागर जैसी होती है। अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही संदेश लिखते रहिए। अगला सीपी यादव कह रहे हैं, बचपन में एक कहानी सुनी थी, अंधेर नगरी चौपट राजा, आज वो कहानी चरितार्थ हो रही है। सीपी, आपने बिल्कुल सही बात कही, वही दिखाई दे रहा है। देखना है इसका अंत कब और कैसे होता है। मुन्ना खान कहते हैं, ताकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया से नहीं मिलता वो आपके वीडियोस में देखने और समझने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही संदेश लिखते रहें, वीडियो देखते रहें। राजेश शर्मा कहते हैं, गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र को देखकर दिबांग की संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदना के संलयन की ऊर्जात्मक अभिव्यक्ति से शिखर के दर्शन होते हैं। साधो। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके शब्दों की लहर ब्रह्मपुत्र के लहरों से मैच कर रही है। धन्यवाद। और ये हैं ऋषा। ऋषा या ऋषा, आप अगली बार लिखेगा। लिखते हैं, सर मैं अभी तक हंस रहा हूँ। कल के शो में आपने कहा मेरा वीडियो बहुत कम लोग देख रहे हैं, फिर कहा मुझे कम ही लगेगा। मुझे उम्मीद है कल आप मेरी कमेंट का जवाब दोगे। हमेशा गंभीर नहीं रहना चाहिए, थोड़ा हंसना भी चाहिए, सेहत के लिए अच्छा है। ये बात तो सही है, कितने भी लोग देख लें, मुझे तो यही लगेगा कि कम ही लोग देख रहे हैं मेरा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें। एक बार वीडियो खोलें तो अपने दोस्तों से कहें कि वो पूरा वीडियो देखें, आप भी पूरा वीडियो देखें। सब्सक्राइब करें चैनल, बेल आइकॉन दबाएं, तब आपको पता चलेगा जब भी नया वीडियो आएगा, घंटी बजेगी। कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। This is post June 6th India. This is post जंतर मंतर इंडिया. This is not the same India जहां पे आप इस तरह की डर वाली बातें कर सकते हैं, लोगों को डरा धमका सकते हैं। तो बात बस इतनी सी है कि हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, हम संस्थाओं से सवाल करेंगे, हम हर उस व्यक्ति से जो इस समय पावर में है, चाहे वो संसद में हो, चाहे वो न्यायालय में हो, चाहे वो किसी भी और इंस्टीट्यूशन में हो, इलेक्शन कमीशन में हो, जुडिशरी में हो, ईडी सीबीआई में हो, it is our right to question those in power. It is not a privilege, it is our right. These people are accountable to the people of this country. और हमारा संवैधानिक अधिकार है, अगर हमारा कोई भी डिसेंट हो, हम किसी बात से सहमति ना रखें, तो उसका हम लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने का पूरा अधिकार रखते हैं। अगर आप इस भ्रम में अभी भी बैठे हैं कि आप डरा धमका सकते हैं, तो वो समय अब निकल चुका है। वो अब 2 महीने पहले शायद आप कर पाते, 6 जून को दीप के जब से यूएस लौटे उसके बाद आप ये नहीं कर पाएंगे।